नमस्कार दोस्तों, केबी हिंदी मांगा चैनल के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारे शुभकामनाएं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि चुंगमायोंग सीक्रेट स्टोरेज के गेट को अपने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी बहुत ही ज्यादा खून निकल आया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में वो उस स्टोरेज के अंदर आता है और अपने आसपास देखते हुए बोलता है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही बुक शेल है। ये तो मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही छोटा है। वैसे ये बात समझ में आता है क्योंकि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े स्टोर को बनाना वो सिर्फ दुनिया के टॉप सेक्टरों के लिए ही मुमकिन है। मास्टर कहते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा इस स्टोरेज को बनाने में लगा दिया होगा। फिर वो एक किताब को उठाता है और उसे देखते हुए हैरानी के साथ बोलता है, मैंने ढूंढ लिया, माउंट हुआ सेठ के अकाउंट बुक, मुझे वो मिल गया। फिर वो उसे ओपन करके देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मास्टर ने फाइनेंस और इकोनॉमी एजेंसी से ओरिजिनल अकाउंट बुक की कॉपी बनाया, इससे मेरा काम बन जाएगा। जिसके बाद वो बहुत सारे किताबों को अपने कपड़े के अंदर घुसाते हुए बोलता है, मार्चेंडो आप तुम सब तो गए काम से। और फिर आसपास और भी चीजों को ढूंढते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर सिर्फ कागजात ही हैं? अगर मास्टर यहाँ पर कुछ पैसे छुपाए होते तो फिर मैं उनका इस्तेमाल बहुत सारे अच्छे कामों के लिए कर पाता। माउंट हुआ सेठ के कर्जे को चुकाने के अलावा मैं पेट भर के मांस खाता और शराब पीता। सच में वो बुढ़ा, उसने सचमुच यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने उनसे क्या ही उम्मीद किया था। चलो मैं बस यहाँ के कागजात को ही देखता हूँ, आखिरकार उन्होंने दूसरे शेल में क्या रखा। ये बोलकर वो दूसरे शेल से एक और किताब को उठाकर देखने लगता है और फिर हैरान होते हुए बोलता है, ये तो एक सीक्रेट टेक्निक की किताब है, क्या इसका इस्तेमाल पहले भी किया गया है? फिर वो ध्यान से देखते हुए बोलता है, जरा एक मिनट, मुझे नहीं लगता है कि इसका इस्तेमाल पहले किया गया है। ये वो मार्शल आर्ट टेक्निक की किताबें हैं जिनको माउंट हुआ सेठ ने अबेंडन कर दिया था। शायद से उन्होंने इन टेक्निकों को पूरी तरीके से अबेंडन नहीं कर पाया क्योंकि हमने ये सोचा था कि ये हम आगे के जनरेशन में पास नहीं करेंगे। उन्होंने शायद से इन सबको यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि उन्हें फेंकने से फ्यूचर में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं माउंट हुआ सेठ को जरूर से उसके जगह पर वापस लेकर आऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। फिर वो तीसरे शेल की तरफ देखता है जहाँ पर कि सिर्फ एकलौता एक ही स्क्रॉल होता है। वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है जहाँ पर कि ये लिखा हुआ था, अगर माउंट हुआ सेठ से कोई इसे पढ़ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो माउंट हुआ सेठ के नेक्स्ट जनरेशन का सेट लीडर है। माउंट हुआ सेट लीडर का भूमिका, इसका मतलब सिर्फ माउंट हुआ सेठ को लीड करना नहीं है। अगर जो पढ़ रहा है वो पहले से ही एक सेट लीडर है तो फिर उसे इस बारे में ऑलरेडी पता होगा। लेकिन जो लोग माउंट हुआ सेट को लीड करते हैं वो और कोई नहीं बल्कि इस सेट का डिसाइबल ग्रो करते हुए बच्चे हैं। सेट लीडर का काम सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना और उनके मनोबल को बढ़ाना है, उन्हें इस काबिल बनाना है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। ऐसे में माउंट हुआ सेट के सेट लीडर होने के नाते वो इन सभी चीजों का जिम्मेदारी ले। माउंट हुआ सेट सिर्फ माउंट हुआ सेट है, ये इच्छा शक्ति और भावना से भरा हुआ है जिसको कोई भी रूल या लीड नहीं कर सकता, चाहे उसकी प्रसिद्धि हो या फिर वो गिरने के कगार पर हो। माउंट हुआ सेट हमेशा अपने आप पर रहेगा। प्लीज हमारे लेगेसी को फ्यूचर जनरेशन को पास करते जाना। मैं आपके एंसेस्टर होने के नाते आप पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी छोड़ कर गया हूँ। ये सब कुछ पढ़ने के बाद चुंगमंग उस स्क्रॉल को भी अपने पास रख लेता है और बोलता है, सच में उन्हें हमेशा दूसरों को परेशान करना पसंद था। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे यहाँ से ज्यादा कुछ तो नहीं मिला लेकिन ये काफी होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो था अकाउंट बुक, जिनके साथ में माउंट हुआ सेठ के चोरी हुए बिजनेस को वापस ला सकता हूँ। और तभी वो रुकते हुए बोलता है, जरा एक मिनट, क्या बाहर के हिसाब
हिसाब से ये स्टोरेज थोड़ा छोटा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मास्टर को काफी खतरनाक ओसीडी था। उन्होंने अपने कमरे के सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए अपने दाएं और बाएं 2 लैम्प रखा था और उनके जैसे एक इंसान ने तीसरे शेल को बिल्कुल खाली छोड़ दिया। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। इसका मतलब जरूर से इस शेल के बारे में कुछ खास है। ये बोलने के बाद वो उसे देखते हुए उस शेल को उस जगह से हटा देता है और उसको हटाते ही उसके नीचे से एक सीक्रेट चैम्बर दिखाई देता है जिसके अंदर से बहुत ही तेज चमकता हुआ गोल्डन रोशनी निकल रहा था। फिर जब वो उसके अंदर जाता है तब उसका पूरी तरीके से होश ही उड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड था। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, कई सारे कीमती स्वॉर्ड, अननोन जेम्स और सीक्रेट टेक्निक के किताबें। उन सब चीजों को देखने के बाद उसके मुंह से पानी टपकने लगता है और वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, आखिरकार मैं अमीर बन ही गया। हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके हरकतों को देखकर अपना माथा पकड़ लेता है। इसके बाद हमें सेट लीडर को दिखाया जाता है जो कि अभी आसमान की तरफ देखते हुए दुखी था। वो बोलता है, सुबह हो चुका है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही खुशी वाली दिन की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बार उदास होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। पवेलियन ओनर कोंग को दिए गए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 दिन ही बचा हुआ है, सिर्फ 5 दिन। और तभी वहाँ पर कोई आकर सेट लीडर को जोर जोर से पुकारने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये इंस्ट्रक्टर होता है जो कि काफी ज्यादा जल्दबाजी में लग रहा था। वो बोलता है, सेट लीडर आपको इसे खुद अपने आंखों से देखना चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सेट लीडर जिन्हें की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो बोलता है, मुझे जाना चाहिए। आखिर कहाँ पर? अगर तुम इतना ही ज्यादा हड़बड़ी में हो तो फिर ये जरूर से कुछ खास होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे रास्ता दिखाओ। इंस्ट्रक्टर बोलता है, ये सेट लीडर आप मेरे साथ आइए। ये बोलने के बाद वो दोनों ही सेट से बाहर आकर जंगल की तरफ जाने लगता है। जाते हुए सेट लीडर रास्ते में देखता है कि उनके सेट के कई सारे डिसेबल का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। सेट लीडर जब इंस्ट्रक्टर से इस बारे में पूछता है तो इंस्ट्रक्टर सिर्फ इतना बताता है कि वो लोग सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही ट्रेडिंग कर रहे थे और तभी उन लोगों ने ये बोलते हुए वो लोग खांसना शुरू कर देता है। इसके बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हमें चुंगमांग को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं किताबों को पढ़ रहा था या फिर पढ़ने का नाटक कर रहा था। इंस्ट्रक्टर वहां पर पहुंचने के बाद चुंगमांग को बुलाने लगता है और चुंगमांग बाहर आकर बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ। सेट लीडर चुंगमांग के चेहरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछता है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? चुंगमांग बोलता है, उससे पहले जरा इस पर एक नजर डालिए सेट लीडर, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेट लीडर बोलता है, फिलहाल तुम्हारे हालात सबसे ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन आखिरकार तुम जो कह रहे हो इतना जरूरी क्या चीज है? ये बोलकर जब सेट लीडर उस तरफ देखता है तभी सामने की ओर से बहुत ही तेज गोल्डन रोशनी निकलता है और ये वही सब खजाना था जिनको कि चुंगमांग ने उस सीक्रेट स्टोरेज से बाहर निकालकर यहाँ पर रख दिया है। वो बोलता है, मैंने इन सब को एक्सीडेंटली ढूंढ लिया है। सेट लीडर हैरानी के साथ बोलता है, ये आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ कैसे मिला? चुंगमांग बहाना करते हुए बोलता है, अरे बाप रे मेरा सर, ये बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही ट्रेडिंग कर लिया। सेट लीडर बोलता है, ठीक है तुम वापस जाकर आराम कर सकते हो। और मन में बोलता है, मैं आगे से तुमसे और कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। फिर सेट लीडर दोबारा से उन सब चीजों को देखते हुए पसीना पसीना होने लगता है और उनके बॉडी भी थर-थर कांपने लगता है। वो बोलता है, मेरे सामने ये चमकता हुआ सुनहरे ईंटे नहीं, सबसे जरूरी चीज ये है ग्रेट माउंट हुआ सेट और हुआ प्रोविंस के बिजनेस के अकाउंट बुक। ये बोलकर वो उन्हें उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन फिर तुरंत ही अपने हाथों को पीछे करते हुए बोलता है, नहीं, अगर मैं उन्हें लापरवाही से खोलता हूँ और इनके टुकड़े टुकड़े हो गए तो फिर मैं जीवन भर पछताता रहूंगा। फिर वो हिम्मत करके एक किताब को उठाता है और उसे खोलकर देखते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इतना खुश हो जाता है कि उनके मुंह से झाग निकल आता है और वो वहीं पर
बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद इंस्ट्रक्टर तुरंत ही सेट लीडर के पास भागते हुए आता है। फिर हमें अगला सीन सेट के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सेट लीडर को होश आता है और वो होश में आते ही चिल्लाते हुए बोलता है 7th प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक के रिकॉर्ड। फिर वो अपने सिचुएशन को देखकर शांत हो जाता है और फिर इंस्ट्रक्टर को बोलता है वो डब्बा, क्या तुम उस डब्बे को अपने साथ लेकर आए हो? इंस्ट्रक्टर हाँ बोलता है और फिर सेट लीडर उसको बोलता है फाइनर और इकोनॉमी एजेंसी के लीडर हानियम को अभी के अभी यहाँ पर बुला कर लेके आओ। फिर हमें फाइनेंस और इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि अकाउंट बुक को देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पसीना पसीना होते हुए बोलता है ये सब के सब असली हैं। सेट लीडर पूछता है क्या तुम श्योर हो? हानिंग बताता है हाँ मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ और मैंने उन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को भी सिक्योर कर लिया है जो खजाने के अंदर था। वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट थे। इसके साथ ना हम सिर्फ किताबों के कंटेंट वैलिड को प्रूव कर सकते हैं, बल्कि हम ताई हुआ पवेलियन और हुआ प्रोविंस के बिजनेसों को भी वापस ला सकते हैं, जो कि असलियत में माउंट हुआ सेट के ही थे। और इन डॉक्यूमेंटों के साथ जो खजाने था उनका कीमत 1 लाख नियांगों से भी ज्यादा हो गया। सेट लीडर ये सब कुछ हैरान होकर सोचने लगता है और फिर चैन का सांस लेते हुए बोलता है मुझे राहत मिला, सारे के सारे अच्छे खबर हैं। और फिर चुंगमायों के बारे में सोचते हुए बोलता है वो बच्चा, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस बच्चे को हमारे सेट में एक्सेप्ट करने से सेट में समृद्धि लेकर आएगा। सच में वो बच्चा माउंट हुआ सेट के भाग्य का दूध बनकर आया। और फिर गुस्से के साथ अपने कुर्सी से उठते हुए बोलता है सबसे जरूरी बात, अगर ये सभी हिसाब किताब असली हैं तो फिर मुझे उन सभी का सामना करना होगा। और फिर ये ऑर्डर देता है कि ग्रेट माउंट हुआ सेट के हुआ बिजनेस अकाउंट बुक से जुड़े हुए सभी रिप्रेजेंटेटिव को अभी के अभी यहाँ पर बुलाया जाए। इसके बाद हमें अगले सीन में उन सभी को माउंटेन क्लाइंब करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों का हालत बहुत ही खराब होता है और वो सभी चढ़ते चढ़ते जोर जोर से हाँफ रहा होता है। कॉन्ग सभी को बोलता है हम माउंट हुआ सेट से ज्यादा दूर नहीं हैं, बस थोड़ा सा और हिम्मत रखो, हम तुरंत ही पहुंच जाएंगे। हमें फैब्रिक शॉप के ऑनर को दिखाया जाता है जिसका हालत सबसे ज्यादा खराब होता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मेरे पैसे वापस मिलने के बाद मैं ये बकवास से पहाड़ पर दोबारा जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं इस माउंटेन को दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। हमें पीछे दो बंदे को आपस में बात करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि एक बंदा दूसरे बंदे से पूछता है आपको क्या लगता है कि हमें माउंट हुआ सेट के सेट लीडर ने अचानक क्यों बुलाया होगा? दूसरा बंदा बोलता है क्या शायद से ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पैसा ऑलरेडी तैयार कर लिया है। तभी कॉन्ग उन दोनों की बातें सुनकर बोलता है 1 लाख नियांग कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, शायद से वो हमसे विनती करने के लिए बुला रहा है। इतना कम समय में उसे इतना सारा पैसा मिलना इसका तो कोई भी रास्ता नहीं है और इसे वादा किए गए तारीख तक खींचने का कोई भी मतलब नहीं होगा, तो यही वजह है कि वो हमें जल्दी बुला रहा है। एक बंदा बोलता है वो हमसे विनती करने के लिए ऐसे ही आने जाने के लिए बोल रहा है, मैंने तो इतना बेशर्म कर्जदार जिंदगी में कभी नहीं देखा। कॉन्ग बोलता है भले ही अभी के हालत उनका बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, लेकिन अभी भी ये मत भूलो कि वो ग्रेट माउंट हुआ सेट के सेट लीडर हैं, तो आइंदा ऐसे बात कहने से पहले थोड़ा ध्यान देना। फैब्रिक शॉप का ऑनर उनके बातें सुनने के बाद मन में बोलता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, है ना? सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि साउथर्न एग्जिट से यहाँ पर कोई आया है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का नजर माउंट हुआ सेट के ऊपर है। अगर मुझे आज 5000 नियांग मिल जाता है जो कि मुझे मिलना था, तो फिर मुझे अपने पूरे जिंदगी में कभी काम करना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने शॉप को चलाने भी जारी नहीं रखनी पड़ेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी माउंट हुआ सेट के मेन गेट के सामने पहुंच जाता है और सभी अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि माउंट हुआ सेट जो कि हजारों सालों से हुआ प्रोविंस को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसी माउंट हुआ सेट को आज ये लोग अपने हाथों से खत्म करने जा रहा है। उन लोगों को लगता है कि अगर वो लोग सेट लीडर के आगे नहीं झुकते तो
तो माउंट हुआ सेठ 7 दिन भी नहीं टिक पाता। बस यही सोचकर आज वो लोग यहाँ पर आया है कि किसी तरह वो लोग अपने कर्जे को हासिल कर पाए, जिसका इंटरेस्ट समय के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमें अनम को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को वेलकम करता है और सेठ लीडर के पास लेकर जाता है। सेठ लीडर उन सभी के पास आता है और वो लोग सेठ लीडर को देखकर ग्रीट करता है। सेठ लीडर बोलता है, मैं यहाँ सभी को स्वागत करता हूँ, मेरे बातों को सुनने और पहाड़ को चढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ग बोलता है, अरे नहीं नहीं, आपको ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि हम बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन हम सेठ लीडर से ज्यादा बिजी कैसे हो सकते हैं? हमें तो आपसे मिलने के लिए आना ही था। सेठ लीडर बोलता है, आप लोग पहाड़ के चढ़ाई करते करते काफी ज्यादा थक गए होंगे, तो क्यों ना हम लोग आराम करते हुए थोड़ा चाय पी ले। कॉन्ग बोलता है, सेठ लीडर, मैं जानता हूँ कि शायद मैं अपनी सीमा को पार कर रहा हूँ, लेकिन हम मामूली बिजनेसमैन के अलावा और कुछ भी नहीं हैं, और इसी वजह से हम इस तरह के फॉर्मेलिटी के बिना सीधा बिजनेस के मुद्दे पर आना चाहेंगे। सेठ लीडर बोलता है, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। दरअसल जिस कारण से आज मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया वो ये है कि तुम सभी को हमारे बिजनेस के संबंध में माउंट हुआ सेठ के पोजीशन को बताना है। जिसे सुनकर कॉन्ग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सेठ लीडर आगे बोलता है, मैंने कई अलग अलग लोगों और जगहों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उनमें से अभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो हमें पैसे उधार देने को तैयार हो, और इस वजह से मैं दिए हुए समय पर अपना कर्जा चुका नहीं पाऊंगा। जो सुनकर कॉन्ग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वो बोलता है, सेठ लीडर, मुझे लगता है कि हम आपको पहले ही काफी ज्यादा समय दे चुके हैं, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं जिन्हें जीने के लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी होता है, इसीलिए हम आपको और समय देने से असमर्थ हैं। सेठ लीडर बोलता है, इसी वजह से आज मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। भले ही हम इसे एक बार में चुका नहीं सकते, लेकिन हम इसे पार्शियली चुका सकते हैं, मतलब कि आपस में समझौता करते हुए। लीडर यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वो आज किसी का कर्जा चुकाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद किसी और का, इस तरीके से धीरे धीरे सबका कर्जा चुका देगा। लीडर आगे उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, अगर कोई पर्सनली हमें यहाँ पर कर्जा चुकाने के लिए थोड़ा और समय दे दे तो फिर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, माउंट हुआ पर ये उपकार करो और हम पर थोड़ा दया करो। ये सुनकर सभी लोग सेठ लीडर की तरफ देखने लगता है और यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से बदल जाता है। वहीं पर हमें चुंगमांग को दिखाया जाता है जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा था। वो बोलता है, अच्छा तो वो चीजों को इस तरीके से मैनेज कर रहा है, सच में ये देखने में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। कौन बोलता है, सेठ लीडर, शायद से मैंने ये पहले ही अच्छी तरीके से बता दिया था कि मैं समय सीमा को और बिल्कुल भी बढ़ा नहीं सकता हूँ। सेठ लीडर बोलता है, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं ये रिक्वेस्ट सिर्फ पवेलियन ओनर कॉन्ग के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे ये रिक्वेस्ट यहाँ पर मौजूद सभी से हैं। भले ही माउंट हुआ सेठ का टोटल खर्चा लगभग 1 लाख नियांग तक पहुँच गया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये अमाउंट सभी के पास थोड़ा थोड़ा करके है, और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मौजूद कोई भी हम पर इतना मेहरबान होगा कि वो हमें कर्जा चुकाने के लिए थोड़ा और समय दे दे। ये सुनकर कॉन्ग और बाकी के सभी हैरानी के साथ सेठ लीडर को देखने लगता है और कॉन्ग गुस्से के साथ अपने मन में बोलता है, तो वो यहाँ पर इस तरह के ट्रिकी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, और फिर बोलता है, तो क्या इसका मतलब आप बाकियों का कर्जा तुरंत ही यहाँ पर चुका सकते हैं? अगर हाँ तो हम आपके रिक्वेस्ट को मना नहीं करेंगे। सेठ लीडर बोलता है, भले ही माउंट हुआ सेठ पहले के तुलना में काफी ज्यादा नष्ट हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से हम मदद ले सके। भले ही हम 1 लाख नियांग एक बार में इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक हिस्सा तो तैयार कर ही सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, माउंट हुआ सेठ के नाम पर हम उन लोगों का कर्जा जरूर से चुकाएंगे जो आज माउंट हुआ सेठ को दया दिखाने के इच्छुक है। कॉन्ग बोलता है, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? और तभी फैब्रिक शॉप का ओनर बोलता
बोलता है, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको समय देते हैं तो आप भविष्य में हमारा कर्जा चुकाएंगे? सेट लीडर बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। फैब्रिक शॉप का ऑनर बोलता है, सेट लीडर मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए। माउंट हुआ सेट की जल्दी ढह जाना ये कोई अजीब बात नहीं होगा, और ये बात जरूर से आप और यहाँ पर मौजूद सभी लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या आपके बात का भरोसा करना और कर्जा चुकाने के लिए दोबारा तारीख देना, क्या ये हमारे पैसों के लिए जोखिम उठाना नहीं है? ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में फुसफुसाते हुए बातें करने लगता है, और फैब्रिक शॉप का ऑनर आगे बोलता है, तो फिर आखिरकार ऐसे हालत में कोई किस वजह से आपके इस प्रस्ताव का पालन करेगा? सेट लीडर उसके बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहता है और फिर बोलता है, माउंट हुआ सेट के नाम के वजह से और उसके इतिहास के वजह से क्या ये कारण काफी नहीं होना चाहिए? और तभी कॉन्ग ये सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वो हंसते हुए बोलता है, सेट लीडर क्या आप ज्यादा ही अनरीजनेबल नहीं हो रहे हैं? सेट लीडर बोलता है, आप ये कह रहे हैं कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा हूँ? मैं आपके सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल से देना चाहूंगा। आखिरकार माउंट हुआ सेट का यहाँ पर हर किसी के लिए क्या मतलब है? क्या माउंट हुआ सेट का नाम और इतिहास कोई भी वैल्यू नहीं रखता? माउंट हुआ सेट के नाम को हल्के में लेने की हिम्मत कौन करेगा, और कौन इसके इतिहास को मानने से इनकार करेगा? हम पिछले कुछ सालों में बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन माउंट हुआ सेट हमेशा ही इस हुआ प्रोविंस के साथ रहा है। माउंट हुआ सेट ने पीढ़ियों से अपने स्पिरिट और एनर्जी को पास किया है और इसे पूरे प्रोविंस में बांट दिया है। मैं आप लोगों से इज्जत से पूछना चाहूंगा, ये सोचने के लिए कि माउंट हुआ सेट ने आप लोगों को क्या दिया है? सभी लोग ये सुनकर अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, और तभी कॉन्ग बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जो लोग पर्सनली अपने कर्जे को लेने के लिए देरी करना चाहता है वो लोग जाकर उस तरफ खड़ा हो जाए, और जो नहीं चाहते हैं वो जहाँ है वहीं पर खड़े रहेंगे। फिर वो उन सभी को धमकी देते हुए बोलता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात साफ साफ कह रहा हूँ, हर कोई अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार रहेगा। जो लोग अपने कर्जे को लेने के लिए समय देना चाहेगा उन लोगों को मर्चेंट एलायंस की तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन दिया नहीं जाएगा। बात में ये कहने के लिए वापस मत आना कि तुम्हें तुम्हारा कर्जा वापस नहीं मिल रहा है। अब तुम लोग सोचोगी तुम लोग क्या करना चाहोगे। ये सुनकर सभी लोग खामोश हो जाता है और कोई भी दूसरी तरफ नहीं जाता है, जिसे देखने के बाद कॉन्ग हंसते हुए बोलता है, सेट लीडर तो आप देख ही सकते हैं, बदकिस्मती से यहाँ पर कोई भी इंसान पर्सनली देरी करना नहीं चाहता है, लेकिन तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि दूसरी तरफ जाने लगता है, और ये और कोई नहीं बल्कि फैब्रिक शॉप का ऑनर होता है, जो देखने के बाद कॉन्ग गुस्से के साथ बोलता है, शॉप ओनर यो, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? फैब्रिक शॉप का ऑनर बोलता है, प्लीज आप मुझे ऐसे चेहरों के साथ मत देखिए, मैं जानता हूँ कि शायद से मैं कोई बेवकूफी कर रहा हूँ, लेकिन आप हुआ प्रोविंस से नहीं है पवेलियन ओनर कॉन्ग, क्योंकि आपका माउंट हुआ सेट से कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए आपको इस बात का कोई भी एहसास नहीं हो रहा है वह प्रोविंस में माउंट हुआ सेट असलियत में क्या मायने रखता है। वह प्रोविंस में पला बड़ा हर कोई माउंट हुआ सेट के कहानियां सुनकर ही बड़ा होता है। मैं भी बचपन से इन्हीं कहानियों को सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। मेरा पिताजी मुझे हमेशा कहा करता था कि मुझे भी माउंट हुआ सेट में एंटर करना होगा और दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बनना होगा, और ये महसूस करने के बाद भी कि उनमें माउंट हुआ सेट में एंटर करने के लिए टैलेंट की कमी है, वो ये कहानियां सुनना जारी रखता है कि कैसे माउंट हुआ सेट ने इस दुनिया की रक्षा किया है। पेविलियन ओनर कॉन्ग हैरानी के साथ देखते हुए बोलता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? फैब्रिक शॉप का ओनर बोलता है, और मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो इस तरीके से यहाँ पर बड़ा हुआ है, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था, और इसी तरीके से माउंट हुआ सेट शांगसी प्रोविंस और हुआ प्रोविंस का गौरव है। अगर आप पैसे हासिल करने के बाद यहाँ से चले गए तो फिर आपको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि होंगजो शहर जैसे कई जगह हैं जहां पर आप अपने पैसों को खर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो पैसा मिलेगा मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा। मैंने अपना पूरा जीवन हुआ उन प्रोविंस में ही बिताया है। कॉन्ग उसे अजीब तरीके से घूरते हुए बोलता है, तो तुम ऐसे छोटे मोटे बकवास से कारणों के वजह से इतने बड़े रकम को खोने के लिए तैयार हो। मुझे यकीन है कि बाद में तुम्हें अपने फैसले पर पछताना होगा। फैब्रिक शॉप का ओनर इस बात का उसे कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन वो अपने मन में बोलता है, हाँ मैं अपने पैसे पाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, क्योंकि इससे मुझे जीवन भर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा और इतना सब कुछ करने के बाद मैं ये सब बोल रहा हूँ तो शायद से मैं पागल हूँ। लेकिन और फिर कॉन्ग को बोलता है, मैं ऑलरेडी इतना तो कमा ही लेता हूँ कि मैं अपने जीवन को गुजार सकूं। भले ही मुझे यहाँ अपना पैसा ना मिले, लेकिन आज मैं इस पैसे को ना लेने के इस छोटे से अफसोस के साथ इसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर आज मैं माउंट वसेट को बर्बाद करने के लिए साथ देता हूँ, मुझे अपने आखिरी सांस तक अपने फैसले पर पछतावा रहेगा। यहाँ तक कि अगर मेरे पास इतना धन हो जाए कि मैं अपने पूरे जिंदगी को जी पाऊं, तो भी मैं ऐसे जिंदगी जीना नहीं चाहता। कॉन्ग बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर अकेला एक इंसान पैसा ना लेने का फैसला करे तो सब कुछ बदल जाएगा। अभी भी कुछ भी बदलने नहीं वाला है। और तभी पीछे से कोई बोलता है, किसने कहा कि वो सिर्फ अकेला ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि और भी 4 लोग फैब्रिक शॉप के ओनर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और इसे देखने के बाद कॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सेट लीडर भी उन लोगों के तरफ देखता है और फिर बोलता है, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो माउंट हुआ सेट को अपने दिल से चाहता है। और फिर सेट लीडर आनाम को उन हिसाब किताब के खाते लाने के लिए बोलता है। आनाम तुरंत ही उन सभी खाते को लाकर उनके सामने रख देता है, जिसे देखने के बाद कॉन्ग और बाकी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, वह उन प्रोविंस के बिजनेस अकाउंट बुक। सेट लीडर बोलता है, माउंट हुआ सेट ने कई पीढ़ियों से आप लोगों के और आपके पूर्वजों के प्रति उदारता दिखाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपना कर्ज चुकाने के बजाय हमें धोखा दिया है। अभी तक के हिसाब किताब के हिसाब से माउंट हुआ सेट आप लोगों के बिजनेसों पर कब्जा कर लेगा, साथ ही आप लोगों ने उनके मदद से अब तक जो धन कमाया है उसके आखिरी सिक्के तक को भी वापस लेगा। ये बात सेट लीडर काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, जिसे सुनने के बाद कॉन्ग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।